हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ओशियन एरिया में आने के बाद मी गोंजी गॉड लेवल पे जाने का पूरा ही तैयारी करती है और ये अपने थंडर ट्यूबुलेशन को पार कर लेती है और एक गॉड लेवल पे चली जाती है। मगर एक लास्ट थंडर ट्यूबुलेशन बच जाता है जो कि काफी पावरफुल भी था। इसे पार करना अभी भी बचा हुआ है। अब आगे पूरे ओशियन का ही पावर इस टाइम पे मी गोंजी के साथ में होता है और ओशियन का लाइफ एनर्जी भी इसके पास में आकर गैदर हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा भी है। मी गोंजी अपने पावर के साथ में और सी गॉड के ब्लेसिंग के साथ में ये आगे जाकर थंडर ट्यूबुलेशन से कोलाइड करती है और लास्टली ये इसे डिस्ट्रॉय भी कर देती है। इस टाइम पे इसका ऑरा भी चेंज हो जाता है। इसके कारण से अब इसका ऑरा एक गॉड लेवल पे भी चला जाता है। ये टोटली डिफरेंट दिख रही है पीकॉक लाइन के मॉन्स्टर से। एक गॉड लेवल पे आने के बाद से इस कॉलिजन में थंडर पावर और सी गॉड का पावर कॉलिजन होने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये एनर्जी पूरी ही जगह पे फैल जाता है और ये गोल्डन लाइट के जैसे लगते हैं और ये चारों ओर चमक रहे होते हैं और ये बिखर जाते हैं। कॉलिजन के बाद मी गोंजी का आई भी साइन करता है और इसे इस टाइम पे कुछ दिखता है। ये एक सीन को देख पाती है। ये देखती है कि एक माउंटेन है और यहाँ पे एक लड़का है और एक लड़की भी है और ये लड़का एक लड़की के बालों को कंघी कर रहा है। इस लड़की को देखकर ये कहती है ये लड़का तो तांग सांग है और ये लड़की तो मैं हूँ। ये देखकर इसके आंखों से आंसू आ जाता है। इस टाइम पे कैरी सिटी में काफी लोग भी इस थंडर ट्यूबुलेशन को स्काई में देख चुके हैं और ये सोचते हैं ये इतना बड़ा कैसे हो सकता है और ये यहाँ तक कैसे दिख सकता है। ये तो समुद्र के एरिया में लग रहा है और ये सोचते हैं कोई क्रिएचर है जो कि गॉड लेवल पे जाना चाहता है और शायद ये डेमन किंग लेवल पे ही जाना चाहता है। इधर मी गोंजी को याद आता है कि इसका फादर ने कहा था कि जब कोई गॉड लेवल पे चला जाता है फिर उसे कुछ थिंग्स दिखते हैं, क्योंकि इस टाइम पे स्पिरिचुअल पावर चेंज होना स्टार्ट हो जाता है डिवाइन पावर में और डिवाइन पावर के आने के बाद हमें कुछ थिंग्स भी दिखते हैं। हमें कुछ थिंग्स फ्यूचर का या फिर कुछ थिंग्स पास्ट का दिखता है और इस तरह के सीन को देखकर मी गोंजी भी सोचती है तांग सांग झूठ नहीं बोल रहा था, ये सच में मेरे पिछले लाइफ का लवर है। मी गोंजी के फॉरहेड पे एक तरह का रेड कलर का पैटर्न बन जाता है। इसका होली फ्लेम नाइफ टोटली मेल्ट हो चुका है और ये रेड कलर का पैटर्न में बदल चुका है। जबकि मी गोंजी एक गॉड लेवल पे जा चुकी है फिर ये अपने पिछले लाइफ के मेमोरी को भी याद कर पा रही है, मगर सिर्फ थोड़ा ही बहुत है। इसे इसका शॉर्ट एक्सपीरियंस भी याद आता है, थोड़ा बहुत है, जिससे इसका शॉर्ट फाइटिंग स्टाइल भी काफी इंप्रूव हो चुका है। मी गोंजी अपने पिछले लाइफ से असुरा शॉर्ट को भी देख पाती है और इसे याद आता है कि इस शॉर्ट का पावर कितना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था। ऊपर स्काई में जबकि थंडर खत्म हो चुका है फिर सिर्फ और सिर्फ गोल्डन क्लाउड ही दिख रहे हैं और ये भी अब धीरे धीरे जाने लगते हैं। इस टाइम पे पीकॉक डेमन किंग भी समझ नहीं पाते कि मी गोंजी गॉड ट्रिब्यूलेशन को कैसे पार कर ली, लेकिन ये इसे खुश हैं। तांग सांग तुरंत ही मी गोंजी के पास में आ जाता है और इसके हाथों को होल्ड करता है। ये देखती है कि इसका सॉलिड इंटेंट भी काफी अच्छा हो चुका है, लेकिन इस टाइम पे ऊपर गोल्डन क्लाउड भी अभी गया नहीं है और ऊपर में फिर से हलचल होना स्टार्ट हो जाता है। एक और लास्ट पावर अभी भी बचा हुआ है जिसका सामना ही नहीं करना है। ऊपर से गोल्डन लाइट है वो भी काफी पावरफुल तुरंत ही नीचे की ओर आकर गिरता है। इधर तांग सांग भी ये फील कर लेता है और ये मी गोंजी के हाथों को होल्ड करते हुए खुद के डिवाइन पावर को और साथ ही ये मी गोंजी के डिवाइन पावर को यूज करते हुए असुरा शॉर्ट का यूज करता है। रेड लाइट भी रिलीज होता है। इधर पीकॉक डेमन किंग ये ऑलरेडी दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट हो चुके हैं। इस जगह से ये दूरी बना चुके हैं ताकि ये इंजर ना हो जाए। पीकॉक डेमन किंग भी देखते हैं कि तांग सांग मी गोंजी के साथ में मिलकर ये सर्कल ऑफ स्काई ड्रॉ कर रहा है और ये समझ जाते हैं कि ये तांग सांग नहीं हो सकता है, ये सुरा ही होगा, क्योंकि ये भी मी गोंजी और सुरा के मैचेस को देखे थे कंपटीशन में। फिर ये सोचते हैं कि शायद सुरा ये सी गॉड का मैसेंजर है। ये देखते हैं कि ये दोनों एक तरह का अननोन स्किल्स का जो कि पावर लेवल में एक एम्परर के पावर से भी कम नहीं लग रहा। इस टाइम पे पूरा ही कैरी सिटी इस गोल्डन लाइट के पावर को फील कर चुका है और इसका इफेक्ट कैरी सिटी तक भी आ चुका है। पीकॉक डेमन किंग ऊपर एयर में फ्लोट कर रहे हैं और ये पूरे सीन को देखते हैं। ये सोचते हैं कि जो भी मैंने इस इवेंट के लिए प्रिपेयर किया था वो कुछ भी काम नहीं आ रहा। ये देखते हैं कि गोल्डन लाइट के कारण से जब ये आकर हिट करता है फिर ये पूरा ही आइसलैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये समुद्र में डूब जाता है। आइसलैंड के साथ में मी गोंजी और तांग सांग ये दोनों ही गायब हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों ही थंडर ट्रिब्यूलेशन के साथ में ही डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, कुछ भी बचा नहीं है इस ब्लास्ट के बाद में, ना ही आइसलैंड और ना ही इसका सामना करने वाले दो पर्सन भी हैं। इस तरह का थिंग तो पीकॉक डेमन किंग भी इमेजिन नहीं कर रहे थे कि इस तरह का रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। जब ये बॉम्बार्डिंग खत्म हो जाता है और थिंग शांत हो जाता है फिर पीकॉक डेमन किंग भी आगे आते हैं इस एक्सप्लोजन के जगह पे और इन्हें सिर्फ समुद्र का पानी ही दिख रहा है जो कि उबाल मार रहा है। मी गोंजी का नाम लेकर ये जोर से चिल्लाते हैं और ये इसे पुकारते हैं कि तुम कहाँ पे हो, मगर इन्हें थोड़ी देर तक कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता। हालांकि थोड़ी देर में तुरंत ही मी गोंजी का आवाज आता है, फादर इसे सेव कर लो। ये कहने के बाद ये बेहोश हो जाती है। इधर पीकॉक डेमन किंग तुरंत ही आते हैं और इन दोनों को देखते हैं और ये इन दोनों को यहाँ से निकालते हैं। ये देखते हैं कि मी गोंजी सही है मगर ये बेहोश हो चुकी है, लेकिन तांग सांग सही नहीं दिख रहा। ये इन दोनों को लेकर अब यहाँ से निकल जाते हैं और अपने मैंसन में आ जाते हैं। जब मी गोंजी अपने आंखों को खोलती है फिर ऑलरेडी काफी दिन बीत चुके हैं और ये अपने आप को अपने रूम में पाती है और इसे याद है कि ये थंडर ट्रिब्यूलेशन को पास कर रही थी। मी गोंजी फील करती है कि असुरा सॉर्ड लाइट इसका बॉडी से फुली मर्ज हो चुका है, जिससे अब इसके पास में पावरफुल सॉलिड इंटेंट भी आ चुका है जो कि पूरे ही ओशियन को दो पार्ट में काट
काट सकता है। जब ये थंडर ट्यूबुलेशन को पार कर रही थी फिर तांग सांग भी इसके पीछे ही में था और इसका हेल्प भी कर रहा था। कॉलिजन के टाइम पे मिंग ओंजी जब थंडर ट्यूबुलेशन को डिफीट कर रही थी, तांग सांग अपने सी गॉड के पावर का यूज कर इसका हेल्प किया था और उस टाइम पे ये खुद को डिफेंड नहीं कर पाया और इस कारण से भी ये अभी इस हालत में भी है। इसका भी कंडीशन सही नहीं है और मिंग ओंजी भी इस टाइम पे ये भी वीक स्टेट में है क्योंकि ये भी थंडर ट्यूबुलेशन को पार करने में काफी एनर्जी का यूज की है। जबकि ये गॉड लेवल पे जा चुकी है, इसे अपने पावर को स्टेबल भी करना होगा, मगर ये भी ऐसा करने का सोच भी नहीं रही। इतने में सू क्वीन आती है जो कि मी गॉन्जी की मदर भी है। मी गॉन्जी की मदर भी ये ऊपर स्काई में थंडर ट्यूबुलेशन को देखी थी और जब ये खत्म हो चुका था ये फील कर चुकी थी कि इसकी बेटी ये गॉड लेवल पे जा चुकी है और ये फील कर ये काफी खुश भी होती है और इसके आंखों से आंसू भी आए थे। जब मी गॉन्जी उठती है फिर ये बाहर आकर अपनी मदर को देखती है और ये अपनी मदर के हाथों को होल्ड करती है और इनसे बातें करती है। शू क्वीन मी गॉन्जी को देखती है और सोचती है ये सच में थंडर ट्यूबुलेशन को पार कर चुकी है, ये काफी बड़ी बात है। इधर मी गॉन्जी सैड फील कर रही है तांग सांग को लेकर और ये कहती है मदर वो काफी इंजर हो चुका है। वो कैसा है? इस पे ये कहती है वो इंजर तो है, वो नेक्स्ट रूम में ही रेस्ट कर रहा है, तुम उससे जाकर मिल सकती हो, लेकिन वो अभी बेहोश है। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना होगा उसे मिलने से पहले, वो अभी सही नहीं है। तांग सांग का डिफेंस काफी स्ट्रॉन्ग है तो इसे ऊपर से ज्यादा डैमेज भी नहीं हुआ है, लेकिन इसके इंटरनल ऑर्गन्स का कुछ कहा नहीं जा सकता है, अभी इन्हें नहीं पता। इधर पीकॉक डेमन किंग उस टाइम पे काफी एक्साइटेड थे। इन्होंने शू क्वीन को कहा था मी गॉन्जी काफी पावरफुल थंडर ट्यूबुलेशन को पार कर ली है और एक नॉर्मल डेमन किंग इसके लेवल से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता है। इधर मी गॉन्जी इस टाइम पे अपने चेंजेस के बारे में नहीं सोचती और ये सीधा नेक्स्ट रूम में आ जाती है तांग सांग को देखने के लिए। इस रूम में आने के बाद ये तांग सांग को लेटा हुआ देखती है और रोना स्टार्ट कर देती है। इसके हालत को देखकर शू क्वीन कहती है तुम्हारे फादर ने इसे मेडिसिन दिया है तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन मी गॉन्जी फिर भी शांत नहीं हो पाती है। इससे पहले भी एक बार शुरा इसे छोड़कर फाइट करने चला गया था और तब क्या हुआ था ये जानती है। उस समय में ये मारा जा चुका था और अब ये फिर से वापस इसे इस हालत में देख रही है। ये बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करती। मी गॉन्जी तांग सांग के पास में आती है और ये कहती है तुम कैसे बार बार मेरे लिए अपने जान का बाजी भी लगा सकते हो। मैं नहीं जानती कि पिछले लाइफ में क्या हुआ था, मगर मैं इस लाइफ में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में हमेशा रहो, तुम मेरे साइड में ही रहो हमेशा के लिए। ये कहने के बाद ये रोने लगती है। इधर इसकी मदर शू क्वीन भी खड़ी होती है और ये इन दोनों को देखकर इन दोनों को अकेला छोड़कर ये चली जाती है। इनके जाने के बाद मी गॉन्जी अभी भी तांग सांग को देखकर बात कर रही है। तांग सांग अभी भी लेटा ही हुआ है बेड पे। मी गॉन्जी कहती है तुम सही थे, अगर तांग सांग उस टाइम पे सूरा के एबिलिटी को शो किया होता फिर मैं डर जाती, मैं तुम्हें एक मॉन्स्टर ही समझती। मैं समझ चुकी हूँ कि तुमने ये क्यों किया। मुझे अब सूरा का जरूरत नहीं है, मुझे तुम चाहिए, तुम मेरे पास वापस आ जाओ। इसके आंसू तांग सांग के गाल पे गिर रहे होते हैं। तांग सांग जो कि अभी भी लेटा हुआ है, अब इसके हाथों में मूवमेंट भी होता है। मी गॉन्जी इसके मूवमेंट को देख लेती है और ये इसके चेस्ट पे अपने कानों को लगाकर इसके दिल के धड़कन को सुनने का ट्राई करती है। जब ये ऐसा करती है फिर इसे तांग सांग का हार्ट बीट भी सुनाई देता है। इस टाइम पे अब तांग सांग जाग चुका है और ये मी गॉन्जी को कहता है तो तुम मुझे पसंद करती हो। ये सुनकर मी गॉन्जी इस टाइम पे खुश हो जाती है और ये ब्लश करने लगती है और ये इसे कहती है यू बास्टर्ड, तुम काफी टाइम पहले ही जाग चुके थे, तुम मुझे इस हालत में देखकर खुश हो रहे थे ना। तांग सांग कहता है नाराज मत हो। तांग सांग इसका मजे ले रहा था। जब ये इसके हार्ट बीट को फील कर रही थी, इसका स्किन का टच तांग सांग फील कर रहा था और तांग सांग फील करता है कि ये काफी सॉफ्ट है। मी गॉन्जी अब शांत हो जाती है और ये पहले तांग सांग के नर्व्स को चेक करती है कि ये सही तो है ना। फिर ये अपने बॉडी के अंदर में चेंजेस को भी फील करती है। इसका स्पिरिचुअल पावर पहले से काफी डिफरेंट हो चुका है। इसका स्पिरिचुअल सी भी चेंज हो चुका है। अब ये अच्छे से थिंग्स को फील कर सकती है और एक तरह का स्पेशल एनर्जी भी इसके बॉडी में जन्म ले चुका है। तांग सांग भी इसे कहता है मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो मुझे लेकर। ये सुनने के बाद मी गॉन्जी भी रिलीफ फील करती है और मी गॉन्जी अपने चेंजेस को फील करना स्टार्ट करती है। मी गॉन्जी देखती है कि इसका स्पिरिचुअल सी पूरी ही तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है और यहाँ पे ये देखती है कि एक तरह का स्टार जैसा थिंग भी इसके स्पिरिचुअल सी में जन्म ले चुका है और एक नहीं ये काफी सारे हैं जो कि स्टार के जैसे भी टिमटिमा रहे हैं। ये फील करती है कि इसका दो ब्लड लाइन जो कि अलग अलग थे पहले, ये काफी हद तक एक साथ में मर्ज हो चुके हैं। ये फील करती है कि इसका बॉडी काफी चेंजेस से गुजरा है गॉड लेवल पे जाने के बाद। ये फील करती है इसका पीकॉक ट्रांसफॉर्मेशन और व्हाइट टाइगर ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटीज है अब इसका हो चुका है, मतलब कि ये इसके बॉडी में फुल्ली मर्ज हो चुका है। ये दोनों ब्लड लाइन इसके ब्लड में ऐड हो चुके हैं। इसके बॉडी में सॉर्ड इंडेंट भी पहले से काफी पावरफुल हो चुका है असुरा सॉर्ड के कारण से। अभी ये खुद भी समझ नहीं पा रही है कि इसका पावर अभी कितना ज्यादा हो चुका है। मी गॉन्जी अब तांग सांग के रूम से बाहर जाती है और ये अपनी मदर से मिलती है। इसके मदर इससे कहती है तांग सांग को लेकर चिंता मत करो, ये ठीक है, इसका वाइटल पॉइंट से डैमेज नहीं हुआ है। जबकि तुम गॉड लेवल पे जा चुकी हो, तुम्हारे फादर ने क्लैन में अनाउंस कर दिया है तुम्हारे क्लैन का हेड बनने का सेरेमनी भी अब 5 दिन के बाद होगा। तब तक तुम रेस्ट करो और रिकवर हो जाओ। उस दिन जब तुम्हारे फादर तुम्हें लेकर यहाँ पे आए थे वो काफी एक्साइटेड थे और उन्होंने बताया कि तुम कितना ज्यादा अच्छा कर रही थी और साथ ही तुम्हारा वो थंडर ट्यूबुलेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मी गॉन्जी कहती है अगर तांग सांग नहीं होता फिर मैं सर्वाइव भी नहीं कर सकती थी। ये कहती है मैं यहाँ पे रुकूंगी और इसके साथ में ही रहूंगी जब तक
कि ये ठीक नहीं हो जाता है। शो क्वीन भी इस टाइम पे ये ज्यादा कुछ खास नहीं कहती और इसे मना भी नहीं करती। अभी तांगसंग के रूम में वापस चली जाती है। उस टाइम पे थंडर ट्यूबुलेशन के टाइम पे तांगसंग का जिनमेंग स्किल या थंडर ट्यूबुलेशन को काफी एब्जॉर्ब भी किया था, मगर लास्ट में जो थंडर ट्यूबुलेशन आया था उसे एक बार में ये एब्जॉर्ब नहीं कर सका और इस कारण से भी तांगसंग इंजर हो चुका है। लेकिन हिट होने के बाद तांगसंग का ये स्किल काफी एब्जॉर्ब किया था उस टाइम पे, इस कारण से भी ये सीरियसली इंजर नहीं हुआ है। तांगसंग फील करता है कि इसका जिनमेंग स्किल पहले से काफी इवॉल्व भी हो चुका है और ये गॉड लेवल स्किल बनने के काफी करीब भी आ चुका है। तांगसंग ये फील करके सोचता है कि ये इस तरह से इतना फास्ट कैसे इवॉल्व हो सकता है, और जबकि तांगसंग अभी गॉड लेवल पे नहीं गया है तो फिर ये स्किल गॉड लेवल के करीब में कैसे जा सकता है। ये सोचकर तांगसंग अब परेशान होने लगता है। एक बात तो तांगसंग जानता है कि अगर ये जिनमेंग स्किल नहीं होता फिर तांगसंग लास्ट टाइम पर थंडर ट्यूबुलेशन के टाइम पे मारा भी जा सकता था। तांगसंग फील करता है कि जिनमेंग स्किल इसके बॉडी में इसके इंजरी को भी हील कर दिया है। इस थंडर ट्यूबुलेशन के कारण से इसके दूसरे स्किल्स भी काफी इफेक्ट हुए हैं। तांगसंग फील करता है कि अब इसका स्पिरिचुअल सेंसेस और डिवाइन सेंसेस काफी खत्म हो चुका है और इसे फिर से रिकवर होने में काफी टाइम भी लगने वाला है। जबकि ये एक बार फिर से सी गॉड के पावर को यूज किया था तो फिर शो क्वीन रूम में आती है हॉट टॉवल को लेकर और ये तांगसंग के बॉडी को क्लीन करती है। क्लीन करने के बाद ये इसे रेस्ट करने को कहती है। फिर ये इनके लिए कुछ फूड्स को लाने के लिए चली जाती है। ये भी अपनी बेटी के गुड मूड को देखकर खुश रहे। तांगसंग भी उठकर अपने क्लोथ को चेंज कर लेता है और क्लीन अप करने के बाद ये खाना खाता है। फिर ये अपने बॉडी के चेंजेस पे फोकस करना स्टार्ट करता है। मिंग ओंजी अपने डिवाइन पावर का यूज करती है तांगसंग के स्पिरिचुअल सी से कनेक्ट होने के लिए। जब ये तांगसंग के स्पिरिचुअल सी से कनेक्ट हो जाती है फिर ये तांगसंग के स्पिरिचुअल सी को भी देख पाती है और जब ये देखती है फिर ये भी काफी सरप्राइज होती है कि इसका स्पिरिचुअल सी इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो सकता है। जबकि अभी ये गॉड लेवल पे भी नहीं गया है तो फिर इसका असुरा सॉर्ड का लाइट तांगसंग के स्पिरिचुअल सी में इंटर करता है। इसके कारण से तांगसंग का स्पिरिचुअल पावर भी शेक करता है और इसका रिकवरी भी फास्ट होता जाता है क्योंकि असुरा सॉर्ड भी अपने मास्टर को पहचान लेता है। असुरा सॉर्ड तांगसंग को ही अपना ट्रू मास्टर मानता है, लेकिन तांगसंग इस सॉर्ड को सियावू को दे दिया था तो इसका दो मास्टर है। अभी इस टाइम पे तांगसंग का स्पिरिचुअल सी काफी वीक है जबकि ये लास्ट टाइम में खत्म हो चुका था इसका पावर। तांगसंग भी फील करता है कि असुरा सॉर्ड के कारण से ये अपने स्पिरिचुअल सी को काफी जल्दी ही रिकवर कर लेगा। तांगसंग फील करता है काफी फास्ट इसके स्पिरिचुअल सी के सेंटर में एक क्रिस्टल थिंग दिखना भी स्टार्ट हो चुका है। ये क्रिस्टल स्पिरिचुअल कोड है और ये रिकवर भी हो चुका है। इसके आने के बाद इसका स्पिरिचुअल पावर भी फास्ट रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। मिंग ओंजी के कारण से तांगसंग को ज्यादा समय नहीं लगता। मिंग ओंजी भी फील करती है कि तांगसंग का स्पिरिचुअल कोड पहले से और भी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मिंग ओंजी अपनी आंखों को खोलती है और ये तांगसंग को देखती है। ये सोचती है आज इसने इस तरह से तांगसंग को हेल्प किया है और ये इससे काफी खुश भी है कि ये तांगसंग का आज हेल्प भी कर सकी है इसके स्पिरिचुअल सी को रिकवर होने में। इस तरह का तरीका भी इसने सोचा नहीं था। जबकि तांगसंग का स्पिरिचुअल पावर रीस्टोर हो चुका है फिर ये इसे चेंज कर अपने डिवाइन पावर में बदल सकता है ताकि इसका डिवाइन पावर भी रिकवर हो सके। इसमें कुछ दिन लग सकता है। टाइम पास करता जाता है और वो दिन भी आ चुका है जब मिंग ओंजी का सेरेमोनी भी स्टार्ट होगा। इसकी मदर इसे कॉल करती है। अपनी मदर के कॉल को सुनकर मिंग ओंजी तांगसंग को देखती है और ये कहती है तुम रेस्ट करो, मैं सेरेमनी को अटेंड करने जाती हूँ। मिंग ओंजी के लिए आज का दिन काफी स्पेशल है और साथ ही ये दिन पीकॉक क्लैन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के बाद काफी थिंग्स भी बदल जाएगा। न्यूज सिटी में भी फैल चुका है और सभी सोचते हैं एक ह्यूमन कैसे पीकॉक क्लैन की हेड बन सकती है और ये कैसे रूल कर सकती है। ये तो मॉन्स्टर के लिए सही नहीं है। इसे एंसेस्टर कोड भी कैसे होने दे सकता है। कैरी सिटी के नॉवेल्स में काफी हलचल मच जाता है इस बात को लेकर और ये नॉवेल्स भी इस कारण से 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप तो वो है जो कि पीकॉक क्लैन का साथ देने वाला है और इसमें राइनो डियर और गोल्डन डियर मॉन्स्टर है जिसका रिलेशन सूरा से भी काफी अच्छा है। और सेकंड ग्रुप वो है जो कि कोई भी साइड में नहीं है, ये न्यूट्रल है, ना ही ये पीकॉक क्लैन के साथ में है और ना ही ये एंसेस्टर कोड के साथ में है। और ये ग्रुप काफी बड़ा भी है। ये अभी तक डिसाइड नहीं कर सके हैं कि इन्हें किसका साथ देना है और इन्हें क्या करना है। और थर्ड ग्रुप वो है जो कि मिंग ओंजी को हेड बनने से रोकना चाहता है। जबकि आज का दिन सेरेमोनी का दिन है, फिर बगावत भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है फिर काफी कमोशन भी क्रिएट होगा। इधर पीकॉक क्लैन में मिंग ओंजी और पीकॉक डेमन किंग ये काफी कीमती ड्रेस पहने हुए हैं आज के दिन के लिए। मिंग ओंजी शांत है इस टाइम पे और ये सोच रही है कि ये सेरेमोनी जितना जल्दी खत्म हो जाएगा ये तांगसंग के पास वापस से जा सकेगी। हॉल में काफी नॉवेल्स को भी देखा जा सकता है और फ्रंट लाइन पे पीकॉक रेस की एल्डर भी बैठी हुई है। ये ओल्ड भी दिख रही है और साथ ही ये काफी सीरियस भी दिख रही है। इनका साइड में एक और इम्पोर्टेंट मेंबर है पीकॉक रेस की और ये एक वुमन है जो कि प्रिंसेस भी है। इनका अथॉरिटी भी क्लैन में पीकॉक डेमन किंग के बाद सेकंड इन्हीं का ही है। ये डायरेक्ट डिसेंडेंट है पीकॉक एम्परर की और ये पीकॉक डेमन किंग की वाइफ भी है और इनके ही सपोर्ट से पीकॉक डेमन किंग पीकॉक क्लैन के हेड भी बने थे अपने समय में। पीकॉक डेमन किंग और मिंग ओंजी अब इस हॉल में इंटर करते हैं। इनके आते ही बैंड बाजा भी बजना स्टार्ट हो जाता है इनके वेलकम के लिए। काफी नॉवेल्स भी इस टाइम पे इन्हें देख रहे हैं। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट भी है पीकॉक रेस के लिए। पीकॉक डेमन किंग सभी को अब वेलकम करते हैं इस सेरेमनी में आने के लिए और कहते हैं मैं अपने क्लैन में 30 साल पहले हेड बना था और इस दिन से मैं कभी भी रेस्ट नहीं किया। मैंने काफी हार्ड वर्क किया
किया है अपने क्लैन को आगे लेकर जाने के लिए, और एज ए सिटी लॉर्ड मैंने अपने सिटी को भी काफी आगे तक लेकर गया हूँ और अपने सिटी में शांति भी बनाए रखा है ताकि यहाँ पे बिजनेस भी सही से चल सके। मेरे क्लैन में कोई भी एम्परर नहीं है और इस कारण से भी हमारे क्लैन को काफी डिफिकल्टीज का सामना भी करना पड़ा है। मैं हमेशा से ही चाहता था कि मैं अपने क्लैन के हेड का पोजीशन एक बेटर पर्सन को दे सकूं, एक टैलेंटेड पर्सन को दे सकूं ताकि पीकॉक क्लैन काफी आगे तक जा सके। इनकी बातों को सुनकर जो भी यहाँ पे हैं ये सभी झुककर इन्हें रिस्पेक्ट देते हैं और कहते हैं पीकॉक रेस के कारण से ही अब तक हम चैन से जी भी रहे हैं इस सिटी में। ये कहते हैं मैं अपने क्लैन के लिए और अपने सिटी के लिए पावरफुल एनिमी से फाइट किया था और मैंने उसे यहाँ से भगा भी दिया, मगर उस फाइट में मुझे काफी इंजरीज आया है। इस कारण से आज मैं अपने क्लैन के हेड पोजीशन को अपने आगे पास करने वाला हूँ ताकि मेरा क्लैन और भी आगे तक में जा सके और ऊंचाइयों को छू सके। ये कहते हैं मैंने काफी सोचा इस बारे में, मगर अब न्यू क्लैन हेड के साथ में पीकॉक क्लैन भी इस पूरे वर्ल्ड में एक बार फिर से टॉप पे जा सकता है और न्यू क्लैन हेड के पास ये पोटेंशियल भी है। और ये कहते हैं आज के बाद हमारे क्लैन का न्यू हेड होने वाली है। और जैसे ही ये मीगोंजी का नाम लेने ही वाले थे एक आवाज आता है रुक जाओ। प्रिंसेस खड़ी हो जाती है जो कि डायरेक्ट डिसेंडेंट है पीकॉक एंसेस्टर की, और ये कहती है हर क्लैन में न्यू लीडर को चूज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए काउंसिल ऑफ एल्डर्स का भी सहमति होना जरूरी है। तुमने एल्डर से बिना पूछे हुए तुम ये कैसे डिसीजन ले सकते हो? पीकॉक डीमन किंग कहते हैं रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ क्लैन हेड और एल्डर ही चूज कर सकते हैं। मैंने तो चूज कर लिया है और साथ ही मैंने एल्डर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया था। पीकॉक डीमन किंग भी इस तरह का थिंग्स का उम्मीद कर ही रहे थे। ये कहते हैं हाँ मीगोंजी के बॉडी में ह्यूमन का ब्लड है तो क्या हुआ, ये एंसेस्टर कोर्ट में इंडिविजुअल कंपटीशन और साथ ही टीम बैटल कंपटीशन को जीत चुकी है और ये कोई इजी काम नहीं है। इस जैसा टैलेंट अगर मेरे क्लैन को आगे तक लेकर जा सकता है फिर तो क्यों नहीं मैं इसे हेड का पोजीशन दूं। ये हमारे क्लैन को नंबर 1 क्लैन भी बना सकती है, इसके पास वो पोटेंशियल है। इसके बॉडी में पीकॉक ब्लड के साथ में व्हाइट टाइगर डीमन एम्पर का भी ब्लड है। मैं ये समझ रहा हूँ कि सभी को ये बात अभी तक पता चल ही गया होगा। प्रिंसेस कहती है काउंसिल में काफी एल्डर्स हैं और तुम्हें आधा से ज्यादा एल्डर्स का सहमति चाहिए होगा ऐसा डिसीजन लेने के लिए। ये हमारे क्लैन की न्यू हेड बन नहीं सकेगी, एक बार फिर से सोच लो। पीकॉक डीमन किंग कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ यही होगा और सभी एल्डर्स को ये बात मानना होगा। अभी टोटल 16 एल्डर्स हैं हमारे क्लैन में और एक एल्डर बनने के लिए कम से कम गॉड लेवल पर जाना होता है। फिर ये सभी गॉड लेवल पे है और कुछ तो डीमन किंग लेवल पे भी हैं और प्रिंसेस भी गॉड लेवल पे ही हैं, तो फिर इसे मिलाकर टोटल 17 है। पीकॉक डीमन किंग कहते हैं सभी एल्डर्स आंसर दें, आप में से 80% मेरे साथ है या नहीं है। इस पे एक एल्डर वांग हान आगे आता है और कहता है चीफ आपके रूल में हमारा क्लैन और हमारा सिटी काफी आगे तक गया है, इसमें कोई भी शक नहीं कर सकता है, लेकिन जैसा कि प्रिंसेस ने कहा हमारे क्लैन में एक प्योर ब्लड लाइन को ही हेड बनना होगा, एक ह्यूमन कैसे हो सकती है। ये सुनकर पीकॉक डीमन किंग कहते हैं ब्रदर मैं नहीं सोच रहा था कि तुम भी मेरे अगेंस्ट में हो जाओगे। तुम सभी को पता होना चाहिए कि मीगोंजी के पास वो टैलेंट है, ये हमारे क्लैन को नंबर 1 क्लैन भी बना सकती है। इस टाइम पे प्रिंसेस भी सीरियस हो जाती है, हालांकि ये अपने ही हस्बैंड को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इधर पीकॉक डीमन किंग कहते हैं जो भी मुझे सपोर्ट कर रहा है वो मेरे साइड में आकर खड़ा हो सकता है। ये सुनकर प्रिंसेस और वांग यान दोनों ही सभी एल्डर्स के गुस्से से देखना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये बोल रहे हो कि मत आना आगे। लेकिन एक लेडी एल्डर आगे आती है और ये वांग यान की सिस्टर है वांग यू। इसे देखकर ये कहते हैं तुम इसका साथ दोगी। ये आगे आकर कहती है चीफ ने सही डिसीजन लिया है, अपने आप से पूछो इन्होंने कभी भी 30 साल में कभी भी गलत डिसीजन लिया है क्या। वांग यान इसके लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि प्रिंसेस ने कहा है अगर मीगोंजी चीफ नहीं बनती है फिर इनका बेटा इसके लिए सेलेक्ट हो सकता है। इस टाइम पे एक के बाद एक एल्डर आकर इनके पीछे में खड़ा होना स्टार्ट हो जाते हैं। प्रिंसेस भी सोच नहीं रही थी कि आधा से ज्यादा एल्डर पीकॉक डीमन किंग के पीछे में जाकर खड़े हो जाएंगे। प्रिंसेस सेकंड अंकल को भी देखती है और ये कहती है ये करना सही है। इस पे ये कहते हैं चीफ ने सही डिसीजन लिया है, हमारे क्लैन के लिए ये करना जरूरी है। इस पे प्रिंसेस कहती है मैं भी ये रीजन सुनना चाहती हूँ। इस पे पीकॉक डीमन किंग कहते हैं तुम अभी काफी गुस्से में हो, अगर मैं तुम्हें एक सही रीजन दे भी दूं फिर भी तुम इसे मना ही करने वाली हो। पीकॉक डीमन किंग कहते हैं इस टाइम पे तुम सभी को पता है कि हमारे क्लैन को आउटसाइड फोर्स से ज्यादा खतरा है, मगर फिर भी तुम सभी अभी इंटरनल फाइट को करना चाहते हो। क्या तुम सब हमारे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हो अपने सेल्फिश कारण से? ये देख कर कि कोई चारा नहीं है, प्रिंसेस कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे क्लैन में एक रूल है, अगर ग्रेट एल्डर न्यू चीफ जो बनने वाला है उसे खुश नहीं है तो फिर ये सेरेमनी को खत्म कर सकते हैं, और जब तक कि न्यू चीफ अपने काबिलियत को प्रूव नहीं कर देता है वो चीफ कभी भी बन नहीं सकेगा। इस पे पीकॉक डीमन किंग कहते हैं तुम सच में ये करना चाहती हो? रूल के अकॉर्डिंग अगर ये प्रूव हो जाता है फिर उस एल्डर को अपना पोजीशन छोड़ना होगा और साथ ही क्लैन उसे काफी सीरियस पनिशमेंट भी दे सकता है। प्रिंसेस कहती है तुम ये बोल रहे हो, तुम्हें क्या लगता है तुमने हमारे बच्चों को नहीं चुना और एक ह्यूमन गर्ल को इस पोजीशन के लिए चुना है, मैं ये कैसे देखती रहूंगी। ये कहने के बाद ये अपने क्लैन के
हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू को निकालती है, जो कि एक सेप्टर है, एक रॉयल सेप्टर, और कहती है मैं मी गॉन्जी के सक्सेशन राइट्स को मना करती हूँ। सेप्टर को देखकर सभी झुक जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट डीमन एम्पर से आया हुआ है। एक तरह का डिवाइन वेपन है पीकॉक क्लैन का, जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास होता गया है। पीकॉक डीमन किंग इस एक्शन को देखकर कहते हैं जब से जेफिंग डेमन एम्पर आया है उसका खतरा काफी इंक्रीज कर चुका है। मुझे काफी हार्ड डिसीजन लेना पड़ा है और मैं ये बता भी नहीं सकता। मैं कहूँ कि मैं तुमसे सबसे ज्यादा लव करता हूँ, फिर तुम यकीन करोगी? इस पे ये कहती है अगर तुम मुझसे लव करते हो फिर उसके बेटी के लिए इतना लव क्यों और उसे ही क्लैन लीडर क्यों बनाना चाहते हो? हमारे बच्चों का क्या? इधर ये देखकर मी गॉन्जी आगे आती है और कहती है मैं 100 बर्थ चैलेंज को एक्सेप्ट करती हूँ। ये कहती है फादर आपने अब तक काफी कुछ किया है, अब मेरी बारी है। ये टेस्ट पीकॉक क्लैन का सबसे अल्टीमेट टेस्ट है। 3 दिन के अंदर में क्लैन मेंबर न्यू सक्सेसर को चैलेंज कर सकते हैं और सक्सेसर तब तक फाइट करता रहेगा जब तक कि चैलेंजेस आता रहेगा। ये एक तरह का हाईएस्ट बैटल चैलेंज है, इसमें तो रेस्ट भी करने को नहीं मिलेगा। इस चैलेंज में मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है कि अगर मी गॉन्जी इस चैलेंज को पार कर लेती है फिर ये जिस भी एल्डर के थ्रू इस चैलेंज को करने को कहा गया था उसे ये पनिशमेंट दे सकती है और साथ ही उसे डेथ सेंटेंस भी दे सकती है। इस कारण से भी ये चैलेंज अब तक इस क्लैन में अपीयर नहीं हुआ है और ये चैलेंज अभी अपीयर हुआ है। ये चैलेंज भी अब स्टार्ट होता है, इससे ज्यादा देर भी नहीं लगता। अब मी गॉन्जी एक प्लेटफॉर्म पे आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए जो भी इसे चैलेंज करने वाला है वो यहाँ पे आ सकता है। मी गॉन्जी यहाँ पर खड़ी होकर कहती है ये चैलेंज सिर्फ इस फैमिली तक के लिमिटेड नहीं है। इस पूरे कैरी सिटी में कोई भी अगर मुझे चैलेंज करना चाहता है फिर वो आगे आ सकता है, मैं उसे वेलकम करती हूँ। अब ये कहने के बाद इसके फॉरहेड पे क्राउन का सिंबल बनकर आ जाता है। यह गोल्डन क्राउन है जो कि एक डीमन एम्पर रैंक को शो करता है। इसे देखकर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। वांग यान भी काफी सरप्राइज होता है, ये भी जानता है कि ये गोल्डन क्राउन का मतलब क्या है। ये प्योर ब्लड लाइन से ही आ सकता है और ये सोचता है इस कारण से ही पीकॉक डीमन किंग ने इसे सिलेक्ट भी किया है। ये समझ चुका है कि क्यों दूसरे एल्डर पीकॉक डीमन किंग को सपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह का व्हाइट गोल्डन पीकॉक क्राउन सिर्फ एक बार ही अपीयर हुआ है पूरे क्लैन हिस्ट्री में, और जब ये अपीयर हुआ था उस टाइम पे व्हाइट गोल्डन क्राउन पीकॉक डीमन एम्पर के पास में था और ये प्रूव करता है कि ये फ्यूचर में एक एम्पर भी बन सकती है। और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।